हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो आज हम देखेंगे सीटेट साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 9 जनवरी 2023 का पूरा फुल पेपर है। पूरे 30 क्वेश्चन है, तो आप लोग भी हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल करेंगे उतना आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी लेटेस्ट वाले एग्जाम हुए हैं ऑनलाइन वाले, तो सारे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें है क्वेश्चन। इससे पहले आपके मैथ के क्वेश्चंस रहते हैं 50, क्या कहते हैं यहाँ पे 30 क्वेश्चंस। उसके बाद आपके यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन है। तो साइंस के क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग हिंदी का भी देखेंगे आज 9 जनवरी 2023 का। ठीक है, तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ए ऑप्शन में है यहाँ पे किसी वस्तु की शून्य दूरी किंतु अशून्य विस्थापन हो सकता है, और बी में है किसी वस्तु की शून्य चाल किंतु अशून्य वेग हो सकता है, सी है किसी वस्तु का शून्य वेग किंतु अशून्य त्वरण हो सकता है, और डी में है यहाँ पे किसी वस्तु का शून्य विस्थापन किंतु अशून्य वेग हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें से हमें सही वाला ही ढूंढना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन आगे भी दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन देखेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है यहाँ पे किसी वस्तु का शून्य वेग किंतु अशून्य त्वरण हो सकता है, ये बात यहाँ पे सही कही है इन्होंने। और डी में है किसी वस्तु का शून्य विस्थापन किंतु अशून्य वेग हो सकता है, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। और तो इस कारण यहाँ पे सी और डी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला। किसी वस्तु का शून्य वेग किंतु अशून्य त्वरण हो सकता है, या निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, और गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर मतलब कि जो परिवर्तन की दर होती है उसे हम वेग कह देंगे। और क्या कहते हैं, जो वेग होता है वो एक सदिश राशि होती है। जो वेग होता है, वेग, वो क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सदिश राशि होती है किसी गतिशील वस्तु के वेग में एक सेकंड में जो होने वाली वृद्धि होती है, मतलब कि जो वेग परिवर्तन होता है वो धनात्मक दर त्वरण, धनात्मक जो दर होती है उसे हम त्वरण कह देते हैं। ठीक है, तो ये त्वरण का की डिफिनेशन हो जाएगी। और जो त्वरण होती है ये भी एक सदिश राशि होती है, त्वरण। ठीक है, त्वरण भी एक सदिश राशि होती है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इतना ध्यान रख लीजिएगा कि त्वरण और वेग यहाँ पे सदिश राशि होंगे। कभी कभी ऐसे राशियाँ भी करके पूछ लेता है आसान सा भी क्वेश्चन। तो इसका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जल का कोई नमूना सामान्य तापमान पर दाब पर 102 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, आप इसके हिमांक के संदर्भ में क्या कह सकते हैं। तो वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बर्फ बनेगा या जमेगा, बी में है वह बर्फ नहीं बनेगा, वह नहीं जमेगा, और सी है वह 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बर्फ बनेगा जमेगा, और डी में है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनेगा जमेगा। तो इसमें से कौन सा सही होना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब जाएगा तभी बर्फ बनेगा। ठीक है, तो जितना 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में जब टेम्परेचर जाएगा तो भी यहाँ पे बर्फ बन पाएगा। तो यहाँ पे जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए और उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए क्रम में सही प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। तो ए में है एक मोटी भित्ति की थैली है, इसका आकार चपटा जे के जैसा होता है। तो एक ही आकार की मोटी थैली, एक मोटी भित्ति वाली थैली कौन सी होती है। तो आपको पता होगा पेट होता है। ठीक है ना। और आगे यहाँ पे देखेंगे जे के आकार का भी होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह यहाँ पे दूसरे में से एक सिरे पर भोजन प्राप्त करता है और दूसरे सिरे पर थर्ड में वह खुलता है। वह चौथे में स्रावित करता है जो कोई जीवाणुओं को मार देता है। मतलब यहाँ पे कौन सा जीवाणु को मार देता है? जो HCl अम्ल होता है पेट में हमारे बनता है। ठीक है, अमाशय में। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, तो हम लोग देख लेते हैं।
तो यकृत तो यहाँ पे होगा नहीं, तो क्या कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि कहा है एक मोटी भित्ति वाली थैली है, तो एक मोटी भित्ति वाली थैली कौन सी होती है, तो स्टमक होती है। मोटी भित्ति वाली थैली स्टमक हो जाएगा। और जे के आकार का भी होता है स्टमक। और यहाँ पे है एक सिरे पर भोजन प्राप्त करता है, दूसरे सिरे पर खुलता है। तो ये क्या होगा, हो जाएगी भोजन नली होती है। एक सिरे पर जो भोजन नली होगी एक सिरे पर प्राप्त करेगी, दूसरे सिरे पर खुलती है। और क्या कहते हैं यहाँ पे अगला है छोटी आंत, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा जो क्या कहते हैं वह स्रावित करता है, मतलब जो एक सिरे पर खुलता है वो छोटी आंत में खुलेगा। और वह स्रावित करता है, तो क्या स्रावित करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, HCl अम्ल, ठीक है ना, जो कई जीवाणुओं को मार देता है। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आमाशय, भोजन नली हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक महिला 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा अपने घर से 5 किलोमीटर दूर स्थित अपने बैंक तक जाती है। वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो उसकी पूरी औसत चाल क्या होगी, तो इसमें से आप लोग एक बार हल कर लीजिएगा। तो इसमें ए वाला ऑप्शन 24 किलोमीटर प्रति हावर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आप चाल वाले सूत्र पर रख के एक बार हल कर लीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर निकल कर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, खेती के विभिन्न प्रक्रमों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है फसल काटने से पूर्व ओसाई फटकना की जाती है, और बी है जुताई से पूर्व बुआई की जाती है, और सी है थ्रेशिंग के बाद जुताई की जाती है, और डी है फसल काटने के बाद थ्रेशिंग की जाती है। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे पूछा है कौन सा क्रम सत्य है। तो फसल काटने से पहले ही फटकना आई थिंक ओसाई कर लिया जाता है, तो ये बात तो गलत रहेगी। फसल कटी ही नहीं रहेगी तो कैसे ओसाई कर पाएंगे, ठीक है। और बी में है जुताई से पूर्व बुआई की जाती है, तो पहले खेत को जुताया जाता है उसके बाद बुआई की जाती है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी यहाँ पे। और सी में है यहाँ पे थ्रेशिंग के बाद जुताई की जाती है। और क्या कहते हैं डी में है फसल काटने के बाद थ्रेशिंग की जाती है। तो यहाँ पे यही वाला बात सही है, फसल को पहले काटा जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद उसे डंठल से बीज मतलब दानों को अलग किया जाएगा, तो इसे थ्रेशिंग कहा जाता है। फसल काटने के बाद थ्रेशिंग की जाती है, तो यही बात सही है यहाँ पे, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं, तो इसमें है निम्नलिखित मौसम चार्ट किसी भारतीय शहर की मौसम दर्शाता है, इन आंकड़ों में से किस स्थान का उल्लेख मिलता है। तो किस स्थान का हो सकता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जितना जितना मार्च का, जनवरी का, फरवरी का, जुलाई का, सारे का यहाँ पे दिया हुआ है तापमान, और न्यूनतम तापमान भी दिया हुआ है, और वर्षा मिलीमीटर। तो ये कहाँ का हो सकता है चार्ट। तो पहला है यहाँ पे चेन्नई, दूसरा है जोधपुर, और सी वाले में है कोच्चि, और डी है शिमला। तो यहाँ पे जो है जोधपुर का ये चार्ट है, तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें, तो ए वाला है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, और बी है सामर्थ्य धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक है, सी है धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, और डी है कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो यहाँ पे सी में कहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो ये बात गलत है। तो एसिडिक नेचर की नहीं होती हैं धात्विक ऑक्साइड, जलीय विलयन मतलब क्षारीय प्रवृत्ति की होती है इसका जलीय विलयन। तो ये यहाँ पे अम्लीय नहीं होगा, यहाँ पे क्षारीय होगा, ठीक है। बेस होते हैं ये, बेसिक नेचर के होते हैं। और क्या कहते हैं, तो इस कारण यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो ये क्षारीय होंगे तो ये जो लिटमस पेपर होता है लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं, तो ये इस प्रकार का व्यवहार रखता है, तो इस कारण यहाँ पे ये क्षार ही होगा, ठीक है। क्षार प्रकृति के होते हैं, तो ये बात गलत है। तो मतलब ये अम्लीय कहा है यहाँ पे, तो ये बात गलत है। तो क्या कहेंगे, जो गलत है वही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा था, ठीक है। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मेढकों में डैश का प्रक्रम हार्मोन डैश द्वारा नियंत्रित है, और जिसके उत्पादन के लिए जल में डैश की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है, तो जो होती है जो मेढक होता है, मेढक में कौन सा प्रकरण होता है, इसे आई थिंक
रिप्रोडक्शन का, तो कायांतरण होता है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस के द्वारा होता है। और क्या कहा है इसमें, उसके उत्पादन के लिए जल में की उपस्थिति होती है। हार्मोन यहाँ पे कहा है, देखिए यहाँ पे हार्मोन डैश द्वारा नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रेनालिन हार्मोन के द्वारा, ठीक है। और की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो मेंढकों में कायांतरण की प्रक्रिया होती है, और क्या कहते हैं, एड्रिनल हार्मोन पाया जाता है, और जिसके उत्पादन के लिए जल में नाइट्रोजन की उपस्थिति जो होती है वो आवश्यक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कायांतरण हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। आई थिंक मैंने यहाँ पे एड्रिनल नाम नहीं लिया था, तो यहाँ पे कोई एड्रिनल हार्मोन नहीं होगा, यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन होगा, ठीक है। कायांतरण हो जाएगा, और हार्मोन में थायरोक्सिन हार्मोन, उसके बाद यहाँ पे जल में कोई किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति, आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कायांतरण, थायरोक्सिन और आयोडीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थों का एक समुच्चय है जो क्षारीय प्रकृति के हैं, तो ए है यहाँ पे टूथपेस्ट, शैम्पू और बेकिंग सोडा, सिरका, और बी है खिड़की मार्जक, दही, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नींबू का रस, और सी है कैलामाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खिड़की की मार्जक, और डी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अल्कोहल, नींबू का रस, बुझा चूना। तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसका जो होगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलामाइन लोशन हो जाएगा, शैम्पू हो जाएगा, और टूथ पेस्ट हो जाएगा, खिड़की मार्जक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे ये जितने समुच्चय हैं ये क्षारीय प्रकृति के हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो जल और लवण बना लेंगे तो उसे क्षारीय प्रकृति के हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्षारीय प्रकृति के हैं, कैलामाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खिड़की मार्जक। तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन में है, पिघलने पर सभी ठोसों के आयतन में वृद्धि हो जाती है, और कारण में है, पिघलने पर ठोस के परमाणुओं का आपआप बढ़ जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो इसमें से जो है यहाँ पे दोनों बातें यहाँ पे असत्य हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा है पिघलने पर सभी ठोसों के आयतन में वृद्धि होती है, बात तो यहाँ पे गलत है। पिघलेंगे तो और भी फैलेगा, और पिघलने पर ठोस के परमाणुओं का आमाप बढ़ जाता है, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में कहा है, स्तंभ यहाँ पे दिया हुआ है और प्रक्रम को यहाँ पे सम्मिलित करना है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं प्रक्रम। यहाँ पे स्तंभ कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। तो पहले में दिया हुआ है नेप्थलीन का पाउडर और लवण, और चीनी और जल, और सी में है वनस्पति तेल और जल, लवण और जल। तो किसका किसके साथ सही है, तो नेफ्थलीन का पाउडर और लवण किसके साथ मैच होगा, तो इसका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक। और चीनी और जल का हो जाएगा क्रिस्टलीकरण के द्वारा, ठीक है, क्रिस्टलीकरण के द्वारा हो जाएगा। वनस्पति तेल और जल किसके साथ होगा, तो लवण और जल यहाँ पे है, इसका जो है यहाँ पे चौथे के साथ मैच हो जाएगा, लवण और जल का इवापोरेशन के द्वारा हो जाएगा। तो फर्स्ट का है थर्ड के साथ, और बी का है फर्स्ट के साथ, तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में है, वेट दिया हुआ है यहाँ पे, वायु का है यहाँ पे 150 दी गई हुई, यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। विभिन्न तरलों में दी गई क्या कहते हैं वस्तु के भार के विषय में निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे 150 यानी वायु में वस्तु का भार है 150 न्यूटन, और ए में है 100 न्यूटन, ए द्रव में वस्तु का भार 100 न्यूटन, और बी में है 95, द्रव बी में क्या कहते हैं वस्तु का भार 95 न्यूटन। तो यहाँ पे हम देखेंगे, उपरोक्त जानकारी पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा कथन, मतलब इसमें से कहा है निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। तो सही कथन की यहाँ पे पहचान करनी है। तो इसमें से क्या सही होना चाहिए, तो पहले में है द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व बड़ा है इससे,
तो एक बार आप लोग सारे ऑप्शन को यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से जो है यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी एंड सी। अगला देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। तो पहला है एक उत्तल लेंस एक उत्तल दर्पण सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और बी में है एक अवतल दर्पण सर्वदा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सी है अवतल लेंस सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और डी है एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। तो कौन सा इसमें से आंसर राइट होना चाहिए। तो इसमें से जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन में है चीनी का विलयन विद्युत का अच्छा सुचालक है। और कारण में है चीनी जल में अपने आयनों में विघटित नहीं होती है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे। तो इसमें से जो कथन है वो तो असत्य है। यहाँ पे चीनी का विलयन विद्युत का अच्छा सुचालक होती है, ये बात गलत है। और चीनी जल में अपने आयनों में विघटित होती है, यह बात सही है। यहाँ पे विघटित नहीं होती है यहाँ पे कहा है। तो जो है यहाँ पे ए असत्य हो जाएगा, किंतु आर यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो इस कारण ये किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए असत्य है किंतु जो आर है वो सत्य है, ठीक है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा नेगेटिव है इसे यहाँ इसमें से बताना है। तो ए है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को छेदित नहीं करती हैं। और बी है प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत वक्र है। और सी है चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर है। डी है ये ध्रुवों के निकट संकुलित है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। तो इसका जो है यहाँ पे सभी आंसर यहाँ पे नेगेटिव ढूंढना है। आई थिंक इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं। तो इस कारण यहाँ पे सभी को स्टार मार्क मिले होंगे। 2023 के 9 तारीख का ये पूरा पेपर है। तो इस वाले क्वेश्चन का सभी को पूरा नंबर मिला होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से नेगेटिव ढूंढने के लिए कहा है, तो इसमें से कोई नेगेटिव आंसर नहीं है, इसमें से सभी आंसर सही हैं, ठीक है ना। तो इस कारण यहाँ पे स्टार मार्क्स सभी को मिला है, सबको बराबर नंबर मिले होंगे इस क्वेश्चन में, सभी आंसर सही है इसमें। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों से रक्त बहाने की शिकायत की। और निम्नलिखित में से किस वस्तु की अंतर्ग्रहण में वृद्धि उसके लिए सहायक होगी। तो ए है राजधान चावल अमला, और सी है मिल्क, और डी है गुड़, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन, कौन सा सहायक होगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत की है बच्चों ने, तो उसमें किस अंतर्ग्रहण में वृद्धि उसके लिए सहायक होगी, तो आंवला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे के मसूड़े से खून निकल रहा है, तो आई थिंक उसे विटामिन सी की विटामिन सी की कमी है उसके अंदर, तो उसकी पूर्ति के लिए उसे आंवला खाना चाहिए। तो उसे आंवला खाना चाहिए, तो उससे उसकी पूरी मतलब शिकायत दूर होगी आंवले से, ठीक है। तो इसमें से अगर नींबू भी होता तो भी यहाँ पे सही रहता, लेकिन यहाँ पे आंवला दिया हुआ है, तो इस कारण यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किन्हीं दो प्राणियों जीवों के बीच सहजीवी संबंध की सही व्याख्या करता है। ए है जीवित प्राणियों की एक स्पीशीज मृत और सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करती है और जीवित रहती है। और बी है जीवों की एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज की कीमत पर लाभ पाती है। और सी है जीवों की दो स्पीशीज एक दूसरे से लाभान्वित होती है। और डी है जीवों की परस्पर विरक्त तीन स्पीशीज एक ही आवास साझा करती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होना चाहिए।
तो क्या कहते हैं, इसमें से जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवों की दो स्पीसीज जो होती हैं एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एक भोजन परिरक्षक के रूप में उपयोग नहीं होता है। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है भोजन परिरक्षक के रूप में? तो पहला है सोडियम बेंजोएट, दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, और सी है सोडियम क्लोराइड, और डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा होगा इसमें से? तो इसमें से जो है डी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में नहीं किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे जो है इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन सा नहीं है यहाँ पे पूछा है। पहला है अमीबा, दूसरा है फफूंदी, और सी है यूग्लिना, और डी है पैरामीशियम। तो इसमें से जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोल्ड हो जाएगा, फफूंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सभी एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन फफूंदी जो मोल्ड है ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत नहीं आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा? यूकैरियोटिक के क्या कहते हैं बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं ये क्या कहेंगे, ये बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आएगा फफूंदी। ठीक है, जो कि ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा आलैंगिक रूप से उत्पन्न होते हैं। कौन? फफूंदी मोल्ड। ठीक है, और फफूंदी जो होते हैं वो जैविक कचरे को विघटित करते हैं, और इसका प्रयोग एंटीबायोटिक्स, पनीर आदि बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, जो ये फफूंदी होती हैं, मोल्ड होती हैं, इनका प्रयोग पनीर और एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग ये बहुकोशिकीय होती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप के जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगला है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है यहाँ पे, कथन में किसी सीटी की ध्वनि किसी ढोलक की ताल से अधिक तीक्ष्ण है, और कारण में है सीटी द्वारा उत्पन्न ध्वनि कंपनों का आयाम ढोलक द्वारा उत्पन्न कंपनों से उच्च है। तो इसका जो है यहाँ पे कथन और कारण दोनों बातें यहाँ पे सही है, तो इस कारण यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला है, विज्ञान की एक प्रकृति के विषय में हमारी समकालीन समझ से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहमति नहीं रखता है। तो पहला है, विज्ञान अस्थायी है किंतु परिवर्तनशील है, और भी है, वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पन्न करने में प्रेक्षण एवं प्रायोगिक प्रमाण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और सी है, वैज्ञानिक विचार सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रभावित हो है, और डी है, विज्ञान का कार्य करने का कोई एकल मार्ग नहीं होता है। तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वैज्ञानिक विचार सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रभावित है। यहाँ पे पूछा है सहमति नहीं है, निगेटिव की बात क्या हुआ है, तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, खुली पुस्तक परीक्षा के लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का परामर्श देंगे। तो पहला है, महत्वपूर्ण नियमों एवं सिद्धांतों, तो नियम पर ही हमें ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। सार्थक परिघटनाओं की परिभाषाएं भी हमें नहीं देनी है। अपरिचित स्थितियों में मानक सूत्रों का अनुप्रयोग, तो इसका भी नहीं। सार्थक संबंधों का व्युत्पन्न, तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो क्या कहेंगे इसमें से, तो इसमें से सबसे सही आंसर यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक खुली पुस्तक की परीक्षा के लिए अपरिचित स्थितियों में मानक सूत्रों का अनुप्रयोग यहाँ पे कहा है, अनुप्रयोग कहा है। तो क्या कहेंगे, अनुप्रयोग प्रकार के प्रश्नों का परामर्श देके। ठीक है, क्योंकि ये खुले सिरे वाले प्रश्नों द्वारा मतलब द्वारा बनने के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, मानक पूर्व जब प्रयोग करेगा तो वो और अच्छे से तर्कपूर्ण और विश्लेषण दे करके उत्तर दे पाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसी का ही परामर्श देंगे, खुली पुस्तक के रूप में अपरिचित स्थितियों में मानक सूत्रों का अनुप्रयोग। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला है 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से अवलोकनों को पहचानिए। तो अवलोकनों को पहचानने के लिए यहाँ पे कहा है,
तो ए है सभी प्रजातियां उस संख्या की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में संतान पैदा करती हैं जो वयस्क बनने के लिए जीवित रहती हैं। और बी है किसी स्पीसीज का जितना पर्यावरण संभाल सके उससे अधिक जीवों का उत्पन्न होना उनमें अस्तित्व की लड़ाई उत्पन्न कर सकता है। सी है किसी स्पीसीज के जीवों में अस्तित्व का संघर्ष आंशिक रूप से उनकी आनुवंशिक संघटना पर निर्भर करता है। और डी है क्या कहते हैं जीवों के बचे रहने पर जनन करने की असमान योग्यता समिष्ट में अनुकूल गुणधर्मों की ओर एक क्रमिक परिवर्तन करती है। तो जो है यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रजातियां उस संख्या की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में संतान पैदा करती हैं जो वयस्क बनने के लिए जीवित रहती हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय वैधता के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तम प्रकार से समझा रहा है। तो ए है वैज्ञानिक संप्रत्ययों को शिक्षार्थियों के स्थानिक और सार्वत्रिक पर्यावरण से जोड़ना आवश्यक है। और बी है केवल पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विज्ञान का शिक्षण होना चाहिए। और सी है विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का आकलन पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र से विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। और डी है विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण शिक्षा पर समर्पित पाठ होने चाहिए। तो इसका भी जो है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सबसे सही आंसर है। यहाँ पे हो जाएगा वैज्ञानिक संप्रत्ययों को शिक्षार्थियों के स्थानिक और सार्वत्रिक पर्यावरण से जोड़ना आवश्यक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को उनके अपने घरों का जल एडिट करने के लिए उन्हें विभिन्न क्रियाकलापों में प्रतिदिन जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कहा। तत्पश्चात उसने उन्हें उनके परिणामों को सर्वाधिक उपयुक्त चित्रित रूप में चित्रण करने के लिए कहा। इस कार्य द्वारा निम्न किन प्रक्रिया कौशलों का आकलन किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे अनुमान लगाना, दूसरा है संप्रेषण करना, तीसरा है परिकल्पना करना और चौथा है प्रश्न पूछना। तो एडिट करने के लिए जब विद्यार्थियों को शिक्षिका ने बोला तो यहाँ पे किस प्रक्रिया कौशल का प्रयोग मतलब कौशलों का आकलन किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही होना चाहिए, तो इसमें से जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संप्रेषण करना कम्युनिकेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कम्युनिकेटिंग। और अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पौधों की वृद्धि पर प्रकाश के रंग के प्रभाव की जांच करवाना चाहती थी, जो कि उसने अपने विद्यार्थियों का विभिन्न स्थितियों में जांच के कारक को परिवर्तित करते हुए और अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए एक प्रयोग सेट अप करने के लिए मार्गदर्शन किया। उसे उद्देश्य के लिए सेटअप किए गए उनके प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें पहला है पौधे की वृद्धि एक निर्भर परिवर्ती चर होगी, और बी है प्रकाश का रंग एक निर्भर परिवर्ती होगा, और सी है पौधे का प्रकार एक निर्भर परिवर्ती होगा, और डी है प्रकाश का रंग एक नियंत्रित परिवर्ती होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पौधे की वृद्धि एक निर्भर परिवर्ती चर होगी। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कक्षा के विद्यार्थियों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के संप्रत्ययों को प्रस्तावित करते हुए निम्नलिखित में से क्या एक सर्वाधिक प्रयुक्त योजना है। तो कौन सी सबसे अच्छी योजना है इसमें से, तो ए वाला है यहाँ पे एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बीच विभेदन अंतर व्यक्त कीजिए, और भी है विद्यार्थियों के परिवर्तन के विषय में प्रतिदिन के अवलोकनों एवं अनुभवों पर एक परिचर्चा प्रारंभ कीजिए। और अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं का संप्रत्यय प्रस्तुत प्रस्तावित कीजिए, और डी है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों का अर्थ समझाइए। तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों के परिवर्तन के विषय में प्रतिदिन के अवलोकनों एवं अनुभवों पर परिचर्चा प्रारंभ कीजिए। तो यही वाला सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेली जो क्या कहते हैं उनके जीवन से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो इस कारण यही वाला सही हो जाएगा। तो अगला है 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं शिक्षार्थियों में मात्र पुनः स्मरण में से संप्रत्ययी समग्रता से परे की योग्यता को इंगित करती है। तो पहला है ओम का नियम व्यक्त कीजिए, और दूसरा है धारा के मात्रक का पुनः स्मरण कीजिए, और सी नंबर में है वोल्टेज में परिवर्तन करने से धारा में हुए परिवर्तन का अनुमान लगाइए, और डी है परिपथ के विभिन्न अवयवों के संकेतक को पहचानिए।
तो क्या कहते हैं, इसमें से जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोल्टता में परिवर्तन करने से धारा में हुए परिवर्तन का अनुमान लगाइए। तो इसमें बच्चे अनुमान लगाएंगे, तो ये सबसे सही आंसर है। ठीक है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्ययी क्रम मूर्त से अमूर्त की ओर के नियम का उल्लंघन कर रहा है। तो कौन सा नियम उल्लंघन कर रहा है। तो पहला है यहाँ पे, परमाणु की संरचना प्रस्तावित करने से पूर्व भिन्न प्रकार के पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। और भी है, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रस्तावित करने से पूर्व रासायनिक परिवर्तनों का अवलोकन किया जाता है। और अगला है, विभिन्न पोषकों के अध्यापन से पूर्व विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों पर चर्चा होती है। और डी है, विद्युत प्रस्तावित करने से पूर्व विद्युत आवेश का संप्रत्यय प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन सा होगा इसमें से, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विद्युत प्रस्तावित करने से पूर्व विद्युत आवेश का संप्रत्यय प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग एक बार पूरा देख लीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। सभी ऑनलाइन वाले एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो सभी थोड़े लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन वाले में इतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अगला है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायः वैज्ञानिक साक्षरता का एक घटक नहीं माना जाता है। तो पहला है, सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर संसूचित विकल्प देना। और अगला है, बी नंबर में है, वैज्ञानिक रुचि के विषयों पर मीडिया रिपोर्ट का बोध। और सी है, कारक प्रभाव संबंधों को पहचानने की योग्यता। डी है, शिक्षा के उन्नत स्तर पर विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ने की योग्यता। तो क्या होगा इसमें से, तो इसका भी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। एबिलिटी टू यहाँ पे हो जाएगा, शिक्षा के उन्नत स्तर पर विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ने की योग्यता। ठीक है ना। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साइंस के पूरे आपके 30 क्वेश्चंस थे, तो आप लोग भी हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो कल से हम लोग 21 या 22 के क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, तो आप लोग जो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से जाइए और जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और अपना आकलन कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं 9 जनवरी 2023 का हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे, पेडागोजी के। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम देखेंगे हिंदी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हिंदी के क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।